हेलो फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन। रीट लेवल 2 में, जेट में, 11th क्लास में, 10th क्लास में ये टॉपिक फॉलो होता है हमारा हाइड्रोकार्बन। बाकी साइंस में आने के बाद तो ये जब तक हम लोग एमएससी तक नहीं जाते हैं जब तक ये हाइड्रोकार्बन टॉपिक हमारा चलता ही चलता है। हाइड्रोकार्बन है क्या? तो हाइड्रोकार्बन दो शब्दों से बना है। हाइड्रो शब्द जो इसमें आया है वो आया हाइड्रोजन के लिए, और कार्बन शब्द इसमें प्रयुक्त हुआ है कार्बन के लिए। तो हाइड्रोजन व कार्बन से मिलकर बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोजन व कार्बन से मिलकर बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण देखिए। हम सबसे पहले, हमारे सिलेबस में सिर्फ सामान्य जानकारी है इसकी, ज़्यादा गहराई में नहीं जाना है, फिर भी हम थोड़ा एक्स्ट्रा ही पढ़ेंगे उससे, क्योंकि कम रह गया तो हो सकता है कि हम लोग कहीं ना कहीं मात खा जाएं। लेकिन अगर थोड़ा ज़्यादा पढ़ा तो उससे कोई नुकसान नहीं होना है हमें, तो हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन व कार्बन से मिलकर बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब अगर हम इनके वर्गीकरण की बात करें तो इनके दो वर्ग हैं। एक तो है विवृत और एक है संवृत। विवृत यानी बिना व्रत के, विवृत यानी बिना व्रत के। तो हम बिना व्रत के मतलब अचक्रीय। विवृत जो होता है वो चक्रीय होता है, तो बिना व्रत का अचक्रीय हो जाएगा। और जो संवृत है वो हो जाएगा चक्रीय। संवृत या चक्रीय। संवृत मतलब व्रत सहित। तो एक तो होता है विव्रत अचक्रीय, एक होता है संवृत चक्रीय। विव्रत को हम फिर आगे दो भागों बांटते हैं। एक संतृप्त और एक असंतृप्त। संतृप्त वो होता है जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, और असंतृप्त या तो कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड होगा और या कार्बन और कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो जो संतृप्त होता है उसमें एल्केन पढ़ना है हमने, और जो असंतृप्त होता है उसमें आ जाएगा एल्कीन और एल्काइन। अब अपने मेन जो फोकस रहेगा वो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन पर ही रहेगा। एल्केन क्या होता है? जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है। एल्कीन जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइन जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होता है। संवृत या चक्रीय जो है वो भी दो प्रकार के होते हैं। एक आ जाएगा एलिसाइक्लिक और एक आ जाएगा एरोमेटिक। एरोमेटिक एक तो आ गया एलिसाइक्लिक, एक आ गया एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक जिसके गुण एलिफेटिक यौगिकों जैसे होते हैं। ये सारे यौगिक एलिफेटिक ही हैं। एलिफेटिक और एरोमेटिक में भी बांटते हैं हम कार्बनिक यौगिकों को, लेकिन वो फिर विव्रत और संवृत में नहीं जाते। अब एलिसाइक्लिक जो है उनके गुण एलिफेटिक जैसे यानी इनके जैसे होते हैं। तो उनमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो सकता है, जैसे साइक्लोहेक्सेन जो है, साइक्लोहेक्सेन जो है वो एलिसाइक्लिक है। एरोमेटिक में जैसे बेंजीन है, एरोमेटिक है। एरोमेटिक को वैसे फिर बांटा होता है समचक्रीय और विषम चक्रीय में, लेकिन विषम चक्रीय यौगिक हाइड्रोकार्बन नहीं कहलाते। वो कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण है। कुछ किताबों में वो डाउट नहीं होना चाहिए हमें, वहाँ लिखा होगा समचक्रीय है, विषम चक्रीय है, तो हम लोग कहीं सोच लें कि विषम चक्रीय तो बताया ही नहीं हमारे को। तो वो कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण है। हम लोग हाइड्रोकार्बन के वर्गीकरण की बात कर रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ हाइड्रोकार्बन के वर्गीकरण को हमने डिस्कस किया है। वो कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण आएगा उसमें समचक्रीय, जैसे ये समचक्रीय। समचक्रीय का मतलब होता है जिसकी वलय के अंदर सारे परमाणु सेम होते हैं,
जैसे इसकी वलय जो है वो सिर्फ कार्बन परमाणुओं से बनी है, तो ये समचक्रीय। विषम चक्रीय में वलय में कार्बन के अलावा कोई और परमाणु भी आएगा, जैसे मैं यहाँ N लगा दूँ तो ये विषम चक्रीय हो गई। ये तो कार्बन लगे लेकिन बीच में एक नाइट्रोजन लगा दिया, तो वो वलय विषम चक्रीय वलय हो गई। क्लियर? तो वो समचक्रीय विषम चक्रीय में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम जब बुक्स देखेंगे तो वहाँ लिखा होगा समचक्रीय विषम चक्रीय, तो वहाँ डाउट नहीं रखना है अपने को। हम लोग हाइड्रोकार्बन के वर्गीकरण की चर्चा कर रहे हैं। अब एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इनका सामान्य सूत्र हमने पढ़ा है CnH2n+2। इसका सामान्य सूत्र हमने पढ़ा है CnH2n, और इसका सामान्य सूत्र जो होता है वो CnH2n-2। तो एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2, एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n, और एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2। अब हमारी आदत है कि हम इसे क्रैम कर लेते हैं, इसका रट्टा मार लेते हैं अपने, और फिर इसको फॉलो करने का प्रयास करते हैं। जैसे ब्यूटेन का सूत्र लिखना है तो कैसे लिखें, पेंटेन का लिखना है कैसे लिखें, हम इसी से उठाते हैं। लेकिन नहीं, मेरा जो मेथड रहेगा वो थोड़ा अलग रहेगा। मैं आपको ये बताऊंगा कि ये सूत्र बना कैसे है, ये सूत्र बना कैसे, कहाँ से निकला है ये सूत्र, उसकी चर्चा करेंगे हम लोग। तो अब ये सूत्र कैसे बना है उस तक मैं आपको लेके आऊँगा, और फिर आपके लिए जो क्वेश्चन करना हो बहुत आसान हो जाएगा। अब एल्केन जो है वो दो वर्डों से बना है, दो वर्ड हैं इसमें, एल्क प्लस एन। ऐसे ही एल्कीन में भी दो वर्ड हैं, एल्क प्लस ईन। ऐसे ही एल्काइन में भी दो वर्ड हैं, एल्क प्लस आइन। एल्केन जो है वो एल्क प्लस एन है, एल्कीन जो है वो एल्क प्लस ईन है, और एल्काइन जो है वो एल्क प्लस आइन है। तो इन तीनों में पूर्व लगन देखा जाए तो तीनों में ही क्या है, एल्क है। तो पूर्व लगन का जो निर्धारण होता है, जो पूर्व लगन का निर्धारण है, पूर्व लगन का निर्धारण किया जाता है कार्बन की संख्या के आधार पर। कार्बन की संख्या को आधार मानते हुए हम लोग पूर्व लिखते हैं। तो सबसे पहले पूर्व लगन की बात करेंगे अपने। कार्बन की संख्या के आधार पर पूर्व लगन लिखा जाता है। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ कार्बन की संख्या, और यहाँ पूर्व लगन। तो कार्बन की संख्या अगर 1 होती है तो पूर्व लगन मैथ आता है। अगर कार्बन की संख्या 2 होती है तो पूर्व लगन एथ आता है। और अगर कार्बन की संख्या 3 होती है तो पूर्व लगन प्रोप आता है। तो कार्बन की संख्या अगर 1 है तो पूर्व लगन आएगा मैथ, 2 है तो पूर्व लगन आएगा एथ, 3 कार्बन है तो पूर्व लगन आएगा प्रोप, 4 कार्बन है तो पूर्व लगन आता है ब्यूट, 5 कार्बन है तो पूर्व लगन आता है पेंट, 6 कार्बन है तो पूर्व लगन आता है हेक्स, 7 कार्बन है तो पूर्व लगन आता है हेप्ट, 8 कार्बन है तो पूर्व लगन आता है ऑक्ट, 9 कार्बन है तो पूर्व लगन आता है नोन, और अगर 10 कार्बन है तो पूर्व लगन आता है डेक। तो मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन और डेक। 1 कार्बन के लिए मैथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नोन और 10 के लिए डेक। ये पूर्व लगन लगता है कार्बन की संख्या के आधार पर। अब जो अनुलगन लगे हैं, जैसे इसमें एन लगा है, ईन लगा है, आइन लगा है, एन लगा है, ईन लगा है, आइन लगा है। एन प्रतीक है सिंगल बॉन्ड का, एकल बंध का प्रतीक है। ईन प्रतीक है डबल बॉन्ड का, और आइन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड का। अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आइन की आवाज़ आती है, डबल बॉन्ड होता है तो ईन की, और सिंगल बॉन्ड होता है तो एन की। तो ये एन, ईन और आइन
एन सिंगल बॉन्ड को बताता है, इन डबल बॉन्ड को और आइन ट्रिपल बॉन्ड को। और एल्क जो होता है वो पूर्व लगन के रूप में लिखा जाता है, जिसका निर्धारण हम कार्बन की संख्या के आधार पर करते हैं। 1 के लिए मैथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ओक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक। अब बात करें हम कि ये फार्मूले कैसे बने, उसको देखें तो मैं दो एग्जाम्पल उठा रहा हूँ, एल्केन के 2 एग्जाम्पल, एल्कीन के 2 एग्जाम्पल, एल्काइन के, तीनों के दो एग्जाम्पल उठा रहा हूँ। जैसे मान लो मैंने सूत्र लिखना है यहाँ, एक तो मैंने लिखना है एथेन का सूत्र, एथेन का, और एक मैंने लिखना है ब्यूटेन का सूत्र, एक एथेन का, एक ब्यूटेन का। ऐसे यहाँ अपने कर लेते हैं, एक एथीन का और एक प्रोपीन का। ऐसे यहाँ अपने कर लेते हैं, एक एथाइन का और एक प्रोपाइन का। एक एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ जस्ट। अब सूत्र देखें, एथेन, एथेन, पहले तो 2 टुकड़े करने, एथेन। तो एथ बताता है पूर्व लगन कार्बन की संख्या को, तो एथ की आवाज़ आई है तो 2 कार्बन लगेंगे, तो 2 कार्बन लगा लिए। एन की आवाज़ आई है तो सिंगल बॉन्ड लगेगा, एन अनुलगन है, सिंगल बॉन्ड के लिए लिखा जाता है, तो एथेन यानी 2 कार्बन लगेंगे और सिंगल बॉन्ड लगेगा। इतना ही काम है, एथेन का सूत्र अपने आप आ जाएगा। ऐसे ब्यूटेन है, ब्यूट में कार्बन कितने लगेंगे, 4, 1 2 3 4, और क्योंकि आवाज़ एन की आ रही है तो सारे बॉन्ड सिंगल रखने। क्लियर। अब आगे चलें, एथीन, एथ 2 कार्बन को बताता है और आवाज़ आ रही है इन की, और इन बताता है डबल बॉन्ड को, तो ये एथीन बन गया। अब प्रोपीन में, प्रोप में 3 कार्बन और अनुलगन लगा इन, इन अनुलगन लगाए तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि इन डबल बॉन्ड को बताता है। अब एथाइन, एथ यानी 2 कार्बन और आइन की आवाज़ आ रही है तो यानी ट्रिपल बॉन्ड है, आइन की आवाज़ आ रही है तो ट्रिपल बॉन्ड है। ऐसे ही प्रोपाइन देखें तो प्रोप यानी 3 कार्बन और अनुलगन लगा आइन, इसका मतलब बॉन्ड है ट्रिपल। वो ट्रिपल चाहे आप यहाँ लगा दें चाहे यहाँ लगा दें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, वो आगे आपको बता दूंगा कब कहाँ लगाना है। अभी तो प्रोपाइन वाले केस में तो वैसे ही फ़र्क नहीं पड़ता, जिधर मर्जी लगा दें, लेकिन जब ब्यूट पेंट आ जाएंगे तब वो 1-2 का केस रहता है, वो भी अपने चर्चा करेंगे। अभी तो एथाइन देखें तो एथ में 2 कार्बन, आइन ट्रिपल बॉन्ड। प्रोपाइन देखें तो प्रोप में 3 कार्बन, आइन ट्रिपल बॉन्ड। प्रोपीन देखें तो प्रोप में 3 कार्बन, इन डबल बॉन्ड। एथीन देखे तो एथ में 2 कार्बन, इन डबल बॉन्ड। एथेन देखे तो एथ में 2 कार्बन, एन सिंगल बॉन्ड। ब्यूटेन देखे तो ब्यूट में 4 कार्बन और एन सिंगल बॉन्ड। ये हमने व्यवस्था कर ली। अब ये कार्बन लगा दिया। अब अगर मैं इसमें हाइड्रोजन जोड़ दूं तो हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। अब अगर इसमें हाइड्रोजन जोड़ दूं तो हाइड्रोकार्बन बनेगा। अब हाइड्रोजन जोड़ने कितने, कार्बन की संयोजकता होती है 4, यानी कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। अब जितने बॉन्ड कम रह जाएं उतने हाइड्रोजन हमने जोड़ देने हैं। कार्बन जो होता है उसकी संयोजकता 4 होती है, तो जितने बंद कम रह जाएं 4 से उतने ही हमने हाइड्रोजन जोड़ने हैं, इसीलिए हाइड्रोकार्बन बनेगा। क्लियर। अब जैसे इस कार्बन ने देखें तो कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 1, तो इसके साथ मैंने 3 H जोड़ दिए ताकि इसकी संयोजकता पूरी हो जाए, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 1 इसने बना रखा है, 3 H और जोड़ दिए। इस कार्बन के देखें तो इसने बना रखा है 1, तो इसके साथ भी मैंने 3 H जोड़ दिए, तो ये एथेन का सूत्र बन गया। अब इसमें देखो C कितने हैं, क्लियर करें। कार्बन कितने हैं इसमें, 2, और इसमें H कितने लग गए, 3 और 3 6, C 2 और H 6। आगे चलें, अब ब्यूटेन बनाए तो ब्यूट में 4 कार्बन लगा लिए, इनमें सिंगल बॉन्ड लगा लिया। अब कार्बन की संयोजकता 4 है, 4 से जितने बॉन्ड कम रह जाएं उतने H लगा देने, हाइड्रोकार्बन बना देना है इसको। अब ये कार्बन 1 बॉन्ड बना रखा है, तो इसके साथ मैंने 3 H जोड़ दिए। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, एक इधर एक इधर, बनाता है 4, तो इसके 2 कम रह गए तो इसके साथ 2 H जोड़ दिए। इसने 2 बना रखे हैं, 2 H जोड़ के 4 पूरे कर दिए।
इसने कितने बना रखे हैं, एक इधर, दो ही इसने बना रखे हैं, तो इसके साथ भी 2H लगा के 4 पूरे कर दिए। इसने कितने बना रखे हैं, एक, तो इसके साथ 3H लगा के इसके 4 पूरे कर दिए। क्लियर। तो अब कार्बन गिने कितने थे, 4, और हाइड्रोजन गिने कितने हैं, 3, 3 6, 2 8 और 2 10। ये ब्यूटेन का सूत्र आ गया C4H10। आगे चलें एथीन पे, तो एथ में ये कार्बन लगा, इसने आगे डबल बॉन्ड बना रखा है, 2 बॉन्ड बना रखे हैं, और बनाता है कार्बन 4, तो इसके 2 कम रह गए, तो यहाँ मैंने 2H जोड़ दिए। इसने भी 2 बना रखे हैं इस साइड, तो इसके भी 2H जोड़ के 4 पूरे कर दिए। तो इसका सूत्र देखें हम, तो क्या हो गया, C कितने हैं इसमें, 2, और H कितने हो गए, 2 और 2 4, तो C2H4, ये एथीन का सूत्र आ गया हमारे पास। अब प्रोपीन में चलें, तो इसने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, तो इसके साथ 2H जोड़ के 4 पूरे कर दिए। इसने 3 बना रखे हैं, 2 इस साइड, 1 इस साइड, तो इसके साथ 1H जोड़ा, 3 और 1 4 पूरे कर दिए। इसने 1 बना रखा है, तो इसके साथ 3H जोड़ के 4 पूरे कर दिए। क्लियर। तो अब C कितने हैं इसमें, 3, और H कितने हैं, 2 1 3 और 3 6, C3H6। अब एथाइन में चलें, तो इसने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 3, तो इसके साथ 1H लगेगा, इसके 4 पूरे हो गए। इसके भी 3 है, तो इसके साथ भी 1H लगेगा, इसके भी 4 पूरे हो गए। तो इसमें C कितने लगे, 2, और H भी कितने लगे, 2, C2H2। अब प्रोपाइन देखें, तो इसने कितने बना रखे हैं, 3, तो इसके साथ 1H लगेगा, 4 पूरे हो गए। इसने कितने बना रखे हैं, 3 इधर और 1 इधर, 4, तो इसके 4 पूरे हैं ऑलरेडी। इसने कितने बना रखे हैं, 1, तो इसके साथ 3H लग गए, 4 पूरे कर दिए इसके। अब C कितने हैं, 3, और H कितने हैं, 4, C3H4। ये प्रोपाइन का सूत्र आ गया। अब देखिए वो फार्मूले कैसे बने, पहले इसको कंसीडर करो, एल्कीन वाले केस को। C3 है तो H कितने हैं, 6, C3 है तो H कितने हैं, 6, C2 है तो H कितने हैं, 4। यानी जो H की संख्या है वो कार्बन की संख्या की दुगनी है। अगर कार्बन 2 थे तो H 4 थे, कार्बन 3 है तो H 6 है, कार्बन 4 होंगे तो H 8 होंगे, तो अगर कार्बन N होंगे तो H 2N होंगे। क्लियर। तो हाइड्रोजन की जो संख्या है वो कार्बन की संख्या की दुगनी है, तो अगर कार्बन N है तो हाइड्रोजन 2N होगा। तो ऐसे ये सूत्र बना है। तो हाइड्रोजन दुगने होते हैं एल्कीन में। अपने को इतनी बात ध्यान रखनी है कि एल्कीन में क्या होगा, जो हाइड्रोजन होंगे वो दुगने होंगे, क्योंकि अपने को ऑप्शन छांटना है, इतने फार्मूले पर अप्लाई करते टाइम बहुत लगेगा। अपने को ध्यान रखना है एल्कीन में हाइड्रोजन दुगने होंगे। आपके सामने है एग्जांपल पड़ा है, C2 है तो H 4 है, C3 है तो H 6 है, तो CN होगा तो H 2N होगा। अब इसमें देखें 2 का दुगना कितना होता है, 4, लेकिन इसमें कितने हैं, 6, यानी 2 ज़्यादा हो गए। 2 का दुगना 4 होता है, पर इसमें 2 ज़्यादा हो गए। 4 का दुगना 8 होता है, पर इसमें 2 ज़्यादा यानी 10 हो गए। तो एल्केन में जो हाइड्रोजन है वो दुगने से 2 ज़्यादा हैं, दुगने से 2 ज़्यादा हैं। जैसे C कितने थे, 2 का दुगना 4, 4 से 2 ज़्यादा लगे हैं, इसमें 6 लगे हैं। C कितने, 4 का दुगना 8, पर इसमें 8 से 2 ज़्यादा लगे हैं, 10 लगे हैं। तो अगर CN होंगे तो N का दुगना कितना होगा, 2N, 2N से 2 ज़्यादा करेंगे तो 2N+2 आ जाएगा। तो एल्केन में जो हाइड्रोजन होते हैं वो H जो होते हैं वो दुगने से 2 ज़्यादा होते हैं। तो H जो होते हैं वो कार्बन के दुगने +2 होते हैं, कार्बन जितने होंगे उसके डबल +2 करने। अब एल्काइन में देखें C कितने हैं, 2 का दुगना कितना होता है, 4, 4 में से 2 कम है, 4 में से 2 कम है। C कितने हैं, 3 का दुगना कितना होता है, 6 में से 2 कम है। तो यानी इसमें जो हाइड्रोजन है वो दुगने से 2 कम है। एल्काइन में जो हाइड्रोजन होते हैं वो दुगने से 2 कम होते हैं, दुगने से 2 कम होते हैं। तो अगर कार्बन N है तो N का दुगना होगा 2N,
2n से 2 कम होगा तो -2, तो सामान्य सूत्र बन गया CnH2n-2। तो इस आधार पर ये सामान्य सूत्र बने, ये फार्मूले देखे गए, कंपैरिजन किया गया, तुलना की गई, सामान्य सूत्र बने। अब अपने को छांटना होता है, प्रश्न आ जाता है, मान लो निम्न में से संतृप्त है। संतृप्त है तो कॉमन सी बात है एल्केन होगा। हमारे को प्रश्न दे दिया निम्न में से संतृप्त है, तो अपने को वहाँ टाइम नहीं लगना चाहिए, छांटने में टाइम नहीं लगना चाहिए। जैसे मेरे को छांटने, मान लो मैं कुछ यौगिक लिख दूँ या कुछ यौगिक लिख रहा हूँ, C4H6, C5H12, C4H8, C3H6, C2H6, C6H14। अब मैं कैसे छांटूंगा? मैं इतने फार्मूलों पर थोड़ी अप्लाई करूंगा, फिर तो बहुत टाइम लगेगा। सीधा सोचूंगा कार्बन कितने हैं? 6, 6 का दुगुना कितना? 12, 12 से 2 ज़्यादा, मतलब ये एल्केन है। C6, 6 का दुगुना क्या? 12, 12 से 2 ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है तो ये एल्केन है। C कितने? 4, 4 का दुगुना कितना? 8, ये 8 से 2 कम है, यानी ये एल्काइन है। तो फार्मूले पर अप्लाई करते करते तो बहुत टाइम लगेगा। सीधा सोचें, C4, 4 का दुगुना 8, 8 में से 2 कम हो गया। फिर देख लें C4, 4 का दुगुना कितना होता है? 8, 8 में से 2 कम हो गया, 2 कम हो गया तो एल्काइन बन जाएगा। दुगने से 2 कम है तो एल्काइन बन गया, दुगने है तो एल्कीन बन गया, और दुगने से 2 ज़्यादा है तो एल्केन बन जाएगा। अब जैसे देखें C5H12, तो 5 का दुगुना 10, ये 10 से 2 ज़्यादा है तो ये एल्केन की श्रेणी में आता है, संतृप्त है। C4, 4 का दुगुना 8, तो ये दुगना ही है, एल्कीन है। तो CnH2n पे अप्लाई करने की मत सोचे, सीधा सोचे दुगने हाइड्रोजन हो जाए तो एल्कीन, दुगने से 2 ज़्यादा हो जाए एल्केन, दुगने से 2 कम हो जाए एल्काइन। हो सकता है अपने सीधा प्रश्न पूछ लगला निम्न में से संतृप्त है, निम्न में से असंतृप्त है, तो एल्कीन और एल्काइन असंतृप्त होते हैं और एल्केन जो होता है वो संतृप्त होता है। क्लियर? आगे चलें। C3H6, तो C3H6 दुगना है तो एल्कीन है, 3 का दुगुना 6। C2H6, तो 2 का दुगुना 4, 4 से 2 ज़्यादा है तो ये एल्केन है, एल्केन है तो संतृप्त है। तो ये इस तरह हम एल्केन, एल्कीन और एल्काइन जो है वो क्विकली छांट सकते हैं। दुगने से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन है तो एल्केन है, दुगने हाइड्रोजन है तो एल्कीन है, दुगने से 2 कम हाइड्रोजन है तो एल्काइन है। तो ये एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का इंट्रोडक्शन हमने किया आज, और कल हम इसको आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।